हेलो दोस्तों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टर्म्स है या एक से कह सकते हैं कि सिद्धांत है, हम लोग आज उस पर डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग आज उसी पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपको उसकी जानकारी दे देंगे जिससे कि आपके कम से कम एक अंक तो श्योर हो जाएंगे। और वो टॉपिक होगा आज पेडागोजी से। कक्षा 1 से 5 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सीटेट के। और गणित एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कर रहे थे गणित के, है ना। लेकिन आज जो होगा, आज आपका होगा कि उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक के सिद्धांत के बारे में जिससे कि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस वैज्ञानिक के कौन से सिद्धांत हैं या उनके सिद्धांत के कितने चरण हैं, या हर चरण के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा कि इस चरण में ऐसी मतलब अगर ऐसी संभावना होती है तो वो किस चरण के अंतर्गत आ सकता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो आप एक अंक अपना सुनिश्चित कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जो पहली बार दे रहे होंगे तो शायद वो अभी उस वैज्ञानिक का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन पहले भी सीटेट की परीक्षा दे चुके हैं उसके लिए वो बहुत कॉमन नेम होगा। तो चलिए आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लें कि ये हम लोग सीटेट पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो कई बार आपको बताया जा चुका है। और ये रहेगा कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत। तो 1 से 5 का मतलब क्या होता है? पेपर 1 है ना, पेपर 1 में जो हम लोग मैथ्स एंड पेडागोजी पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये टोटल 30 क्वेश्चंस या कह सकते हैं 30 अंक का पेपर होता है ना, जिसमें कि 15 आपके कंटेंट से होता है और 15 आपके पेडागोजी से होता है ना, पेडागोजियल इशू जो जिसको कहते हैं या शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 15 जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल हटके होते हैं, जो आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, जो आपको केवल यहीं पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फिर आप जब सीटेट की परीक्षा पास कर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपको इतनी जरूरत ना पड़े इसकी, लेकिन इस परीक्षा को पास करने के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका ये छूट गया तो समझिए कहीं ना कहीं एग्जाम में पेपर को क्वालिफाई करने में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो ये 15 अंक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि कम से कम 15 में आप कोशिश ये करें कि आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जाए, उससे ज्यादा भी ना हो। तो 15 क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम इसी पे डिस्कशन करेंगे और 15 क्वेश्चंस के लिए भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपको धीरे धीरे हम वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आप मान के चले कि वो सब चीज आपको बता दिया जाएगा जिससे कि आपके 5 से 6 अंक तो यहीं से आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद जो बचे 10 क्वेश्चंस, अगर आप बहुत ही अच्छे से इसको तैयारी कर लेते हैं पेडागोजी को, या पूरी कक्षा अगर देख लेते हैं आप जो हम आपको पढ़ाएंगे आगे, तो फिर आपके 15 अंक भी सुनिश्चित हो सकते हैं। तो 15 के 15 को तैयार क्यों ना करें हम लोग, क्यों हम लोग 5-6 के लिए मतलब परेशान हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 के 15 हम लोग तैयार कर लें, जिसमें से कि अगर हमारे 10-12 भी सही हो जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये आपको पता ही होगा। तो चलिए हम लोग पहले आपको ये बताएं कि आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत। आप लोगों ने इसका नाम सुना है कहीं? कुछ बच्चों ने सुना होगा, और मैंने पहले ही कहा कि जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए ये नया नाम होगा। एक्चुअली में क्या होता है ना, शिक्षा शास्त्र के अंदर आपको केवल इसमें कुछ ना मैथमेटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ना होता है। कौन क्या बोला पहले जमाने में, कौन से वैज्ञानिक क्या बोल के गए हैं, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं वो चीज फॉलो कर रहे होते हैं। और जो वैज्ञानिक अगर कहा है, मतलब जिन वैज्ञानिकों ने कुछ कहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत काम की चीज है जिसको हमें जानना चाहिए। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों के अवस्था के बारे में नहीं जानेंगे तो आप कैसे पढ़ाएंगे। कि मान लेते 0 से 2 वर्ष के बच्चों के में क्या अवस्थाएं होती है, 2 से 7 में क्या अवस्थाएं होती है, 7 से 11 में क्या, और यहाँ आप 11 से प्रारंभ माने, 11 से अगर 11 से 11 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं तो उसमें कैसी अवस्थाएं होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि सबका नॉलेज लेवल, सबके सोचने की क्षमता सब अलग अलग होता है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, दोनों के बीच बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है हर चीज में, सोचने में, समझने में, या किसी भी तरीके से। तो हमको इसे जानना है, यही है जीन पियाजे का सिद्धांत। इसमें क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि इसमें 4 आपको यहाँ पे एक तरह का अवस्था दिया हुआ है, 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के, जिसको कि आपको जानना है। और सबसे पहले आपको यह बता दें कि जीन पियाजे एक मैथमेटिशियन थे,
स्विट्जरलैंड के, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक थे और ये थे स्विट्जरलैंड के। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में, 4 सिद्धांत में कुछ ऐसी बातें, महत्वपूर्ण बातें बताई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे जानना। अगर आप इसे समझ गए तो समझिए आपके 1 नंबर तो सुनिश्चित हो जाते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे के, जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं, उनकी कितनी अवस्थाएं हैं, तो ऑप्शन में 1 2 3 4 रहेगा। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि अवस्थाएं कितनी है, तो 4 अवस्थाएं। हो सकता है कि इसमें डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाए कि वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो आपको ये 4 अवस्थाओं का नाम पता होना चाहिए। हो सकता है कि उसमें यह पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी अवस्थाएं जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है, तो हो सकता है कि 3 अवस्थाएं बिल्कुल एज इट इज दे, चौथा में कुछ भी औपचारिक की जगह अनौपचारिक वर्ड यूज कर दे, तो गलत हो जाएगा ना वो वाला। तो इसमें क्या है, हमें तो पहले चारों अवस्थाओं के अच्छे से नाम पता होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में भी नाम पता हो, क्योंकि हिंदी में कई नाम दिए गए होते हैं, हिंदी में कई नाम दिए होते हैं। संवेदी के जगह हो सकता है ज्ञानेंद्रिय वर्ड यूज कर दे, है ना। सेंसेसरी का मतलब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो कई बार नाम चेंज हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में नाम याद रहे, इंग्लिश में नाम बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे पेपर बाइलिंगुअल होगा, तो आप इंग्लिश में देख लेना। उसके बाद हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन जाए कि क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज में कौन से मतलब ईयर होता है, मतलब इसमें ईयर गैप क्या क्या हो सकता है। हो सकता है वहां पे दे दे 7 से 11, 2 से 7, 11 वर्ष से प्रारंभ और 0 से 2। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी वाले में 0 से 2 होता है, मतलब ये पहला स्टेज है, इसको आप दूसरा मान सकते हैं, इसको तीसरा, इसका चौथा, ये सबसे लास्ट स्टेज है। और ये क्या है, यहीं तक आपको पढ़ना है। तो समझ गए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कि जीन पियाजे सबसे पहले कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड के। हो सकता है पूछ ले भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लेगा कि जीन पियाजे कहाँ से संबंधित थे, किस देश से थे, तो स्विट्जरलैंड, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि जीन पियाजे के कितने अवस्थाएं थे उनके सिद्धांत में, तो 4। कौन कौन से थे तो पता होना चाहिए, कौन से नहीं थे तो जो इसके अलावा कुछ भी लिख देगा, मान लेते हैं कि मूर्त के जगह अमूर्त वर्ड यूज कर देगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत अंतर है मूर्त और अमूर्त में, ठीक है ना। मूर्त और अमूर्त में बहुत अंतर है। अगर आप इसमें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मूर्त और अमूर्त ये दोनों बहुत अलग चीज है, इसको समझना है। क्योंकि मूर्त को हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट और इसको हम लोग अमूर्त कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसका कुछ और नाम होगा। तो अगर आप इसको समझ जाते हैं तो समझिए आपके आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे और 1 अंक आप बहुत आसानी से यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं जिसके भी हम लोग बारे में चर्चा करेंगे एक एक क्लास में। हर एक क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मैथमेटिशियन के हम लोग उसके जो सिद्धांत होंगे या उसके जो भी मतलब उन्होंने कहा है, हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है। अगर हम लोग पहली बात करें सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, ये है मेरा, ये है 0 to 2 ईयर्स, 0 से 2 वर्ष के बच्चों का। एक्चुअल में क्या होता है ये समझिए। आप इसमें देख पा रहे होंगे 0 से 2 मतलब जन्म से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों की अगर बात करें तो उसमें कैसा होता है, मतलब वो कैसे सोच पाता है, वो क्या मतलब लॉजिक लगा पाता है। एक्चुअली यहाँ पे ना वो सेंस ऑर्गन की मदद से काम करता है, सेंस ऑर्गन की मदद से, ठीक है ना। तो 0 से 2 वर्ष के बच्चों में जो सेंस ऑर्गन है 5 आपको पता है, आंख कान त्वचा, है ना। और उसके बाद क्या है, आंख कान त्वचा, जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उस पे वो अपना उसी को यूज करके कहीं ना कहीं वो अपने नॉलेज को या चीजों को ढूंढने में अपना मदद करता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होगा कि बच्चा को मान लेते हैं कि कोई चीज देख लिया, जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक चाबी आपने बच्चा को दिखा दिया, कि एक चाबी दिखा दिया आपने। अब अगली बार वो चाबी कहीं भी देखेगा ना तो वो उसको उठा के ढूंढ लेगा। मतलब क्या होगा कि अगर आप छुपा भी देते हैं, मान लेते हैं कि उसके बेड पे तकिया के नीचे रख देते हैं चाबी को, तो उसके मन में वो चाबी का जो इमेज है ना वो बन चुका है। अब वो क्या होगा ना कि अगली बार वो चाबी को आराम से ढूंढ लेगा, या किसी भी तरीके के चाबी को वो आराम से ढूंढ लेगा, क्योंकि वो देख चुका है कि इस तरह के चाबी है।
मान लेते उसको कलम दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, तो वही होता है सेंसरी मोटर स्टेज। मतलब सेंस ऑर्गन का यूज करके जो भी बच्चा मतलब उसको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए या चीजों को ढूंढने के लिए या चीजों को समझने के लिए यूज करता है, उसी को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बस आपको इतना पता रखना, अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ ले कि इस स्टेज में बच्चा क्या चीज का यूज करता है, किस चीज का यूज करके बच्चे अपने ज्ञान को मतलब आगे बढ़ाते हैं या फिर चीजों को ढूंढने में मदद करता है, तो आप कहेंगे ज्ञानेंद्रियां, मतलब सेंस ऑर्गन। जो भी सेंस ऑर्गन है उसका यूज करके बच्चे उस चीज को ढूंढ लेते हैं, किसी भी चीज को जो आप उसको दिखाते हैं या मतलब उसके सामने आसपास रखा होता है। तो ये तो हो गया आपका सेंसरी मोटर स्टेज। अगर हम दूसरे स्टेज की बात करें तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है ये? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कितना होता है? 2 से लेके 7 वर्ष तक, है ना, 2 से लेके 7 वर्ष तक होता है। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 7 वर्ष तक। अब इस स्टेज में क्या होता है, देखिए इस स्टेज में बच्चा ठीक ठाक बड़ा हो चुका होता है। 7 साल का बच्चा, अगर हम मैक्सिमम 7 साल को लेके चले तो 7 साल के जो स्टेज के बच्चे होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, वो स्कूल भी जाने लगते हैं ना, जोड़ घटाव गुना भाग भी कर रहा होता है। 7 साल का बच्चा मैक्सिमम 1 से 2 क्लास में होगा, आप मान सकते हैं ना कि 7 साल का बच्चा मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में होगा। तो उस स्टेज में बच्चा क्या क्या करता है, देखिए उस स्टेज में बच्चा, एक वर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है कि वो कोई ऑपरेशनल मतलब कुछ काम उस पर नहीं करेगा, वो बस चीजों को देखेगा, जो किया जाता है बस उसी को एज इट इज वो कर देगा, उसमें कुछ अपना वो नॉलेज या अपना और तरीका उसमें यूज नहीं करेगा वो। मतलब प्री ऑपरेशनल है, मतलब ऑपरेशनल से मतलब करने से पहले। हिंदी में इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, संक्रियात्मक अवस्था। मतलब संक्रियात्मक, संक्रियात्मक से मतलब करने से पहले की जो अवस्था है, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करना, इस तरह का काम वो नहीं कर पाएगा। आप उसको जितना सिखाएंगे उतना ही करेगा, उस पर कुछ एक्स्ट्रा वो ऑपरेशनल मतलब अपना कुछ एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि दिमाग लगाना, उस तरह का काम नहीं कर पाता 2 से 7 साल तक का बच्चा। लेकिन इतना कर पाएगा जितना आप उसको सिखा देंगे या बता देंगे, उसका अपना यूज कर लेगा वो। जैसे जोड़ है 2 + 2 4, तो वो 2 + 2 4 कर लेगा, ठीक है। अगली बार उसको 3 + 3 करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, है ना, क्योंकि उसको 2 + 2 पता है, फिर उसको 3 + 2 करने में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, चीजों को मतलब और भी अलग तरीके से उसको करना पड़ेगा, चीजों को मतलब कह सकते हैं ना कि उससे उसको रिलेशन बनाना पड़ेगा कि 2 + 2 4 हुआ था, तो 3 + 3 6 कैसे होगा। तो ये जो है ना, ये क्रियाएं इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक है, मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले की क्रिया है ये। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे क्या क्या मतलब कर सकते हैं, इस स्टेज में क्या क्या काम हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम तीसरे स्टेज की बात करें, ये देखिए 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। अगर हम तीसरे स्टेज की बात करें तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये आपके किस क्लास से स्टार्ट होता है, एक बार देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चे ठीक ठाक बड़े हो गए, आपको पता है 7 से 11। इसमें क्या होगा कि कम से कम बच्चा 1 क्लास से लेके मैक्सिमम 6 क्लास तक में होगा, और आपको पता है कि इसमें ठीक ठाक बच्चा बड़ा हो चुका है, उसको बहुत चीजें समझ आने लगी है। तो इस स्टेज में क्या होगा कि बच्चे मूर्त, यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। अब मूर्त का मतलब क्या होता है कि वैसी चीजें जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं उसको देख के, जो हमें दिखे, कह सकते हैं ना, जो हमें दिख रहा हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हो, तो उस पे वो क्या करेगा ना, ऑपरेशनल मतलब उस पे वो कार्यवाही करेगा, संक्रियात्मक अपना जो भी इस स्टेज के अंदर कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग, जैसे कि मान लेते हैं ना कि हम लोग सिखाने के लिए क्या क्या यूज करते थे, क्योंकि एक मान लेते हैं कि जैसे बचपन में था ना कि जैसे 2 बॉल दे दिए, इधर भी 2 बॉल रख दिए, फिर दोनों को जोड़े, तो उसको बताया कि देखो काउंट कर लो, तो उसने काउंट कर लिया 1 2 3 4, 4 लिख दिया। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसको वो दिख रहा है, ये मूर्त है, बॉल है ना, उसको दिख रहा है कि ये बॉल है, 2 बॉल को उठाया, फिर 2 बॉल को और उठाया, दोनों सबको मिला दिया तो देखा 4 है। तो ये होता है एक्चुअल में
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कि बच्चा क्या होता है ना, मूर्त चीजों से मतलब मूर्त चीजों को समझ के अपना उस पे काम करता है। तो मूर्त चीजों को समझना ही कहते हैं इस स्टेज में, कि बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा उसको देख के क्या कर पा रहा है ना। कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर होगा, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल को देखा, क्वाड्रिलेटरल को देखा है ना, सर्कल को देखा, तो आपको सर्कल दिखाने के लिए कुछ फुटबॉल यूज करना पड़ सकता है। ट्रायंगल को दिखाने के लिए आप पिज्जा का टुकड़ा यूज कर सकते हैं जो ट्रायंगुलर टाइप का होता है। आप रेक्टेंगल को दिखाने के लिए कुछ और भी यूज कर सकते हैं जो भी रेक्टेंगल टाइप का कुछ होगा, जैसे फैन यूज कर सकते हैं, हैंड फैन जो होता है रेक्टेंगल। तो ये सब आप दिखा के वहां से बच्चों को समझा सकते हैं। जब भी वो अगली बार इस तरह की आकृति को देखेगा तो वो कह देगा कि ये वृत्त है या सर्कल है ना। या आप कह सकते हैं कि अगर वो कोई ट्रायंगुलर चीज देखेगा तो वो कह सकता है कि ये ट्रायंगल है, चाहे वो कुछ भी रहा होगा। तो ये होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब ये 7 से 11 तक के वर्ष बच्चों में ये चीज देखा जाता है। ठीक है, अगर लास्ट हम बात करें तो देखिए लास्ट है आपका औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आप इसको लास्ट में रखेंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में देखिए 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर, और ये लास्ट स्टेज होता है, मतलब इसके ऊपर जितना भी आप ले लें लगभग क्या होता है कि सब में अब ऐसी स्थिति देखी जाती है 11 वर्ष से ऊपर के छात्रों में, जहां तक आप छात्र समझ सकते हैं उसको, चाहे 18 वर्ष का हो चाहे 25 साल का हो। इस स्टेज में क्या होता है ना, बच्चा जो है ना अमूर्त चीजों पे, अमूर्त चीजों से भी वो काम कर लेता है। अमूर्त का मतलब जो हम नहीं देख पाते, जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि भाई टीचर पढ़ा रहा है, टीचर को देख रहे हैं तो समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर हम आपकी स्क्रीन से हट जाते हैं, जैसे अगर हट गए तो आपको, मैं बोल रहा हूं आपको चीजें तो समझ आ रही है ना, तो वही चीज होता है अमूर्त। मतलब जो चीज नहीं भी दिख पा रही है हम उसको अपने अंदर आत्मसात कर ले, उससे हम चीजों को समझ ले। लेकिन मूर्त में क्या होगा ना कि अगर बच्चा मान लेते हैं कुछ दिखा रहे हैं आप बच्चा को, मान लेते हैं वो डोरेमोन देख रहा है, लेकिन अगर वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, सिर्फ आवाज आएगा ना, तो बच्चा बोर हो जाएगा। बच्चा उस चीज से उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा कि यार मतलब कुछ नहीं, बेकार है ये। तो वही है मूर्त। मूर्त में क्या होना चाहिए कि दिखना चाहिए, समझ, मतलब उसको टच कर सके, उसको छू सके, या हमें दिख सक रहा हो। लेकिन अमूर्त में ऐसा नहीं, मतलब इस समय बच्चा बहुत ठीक ठाक समझदार हो जाता है, वो चीजों को समझने लगता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो उसको समझ तो आ रहा है ना चीजें। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम ना दिख रहा हो, लेकिन हम यहाँ 2+2 ऐसे लिख के 4 लिख दिए, तो बच्चा को इससे मतलब है, बच्चा को इससे मतलब है कि 2+2 4 हो रहा है। इससे मतलब नहीं कि मैं दिख रहा हूं या ना दिख रहा हूं, बच्चा को अमूर्त चीजों से मतलब है। आपने बच्चा को बता दिया कि जैसे आपने बोला कि भाई एक फुटबॉल है वही होता है सर्कल, तो बच्चा फुटबॉल को सोच लिया होगा, उसने फुटबॉल को अपने दिमाग में बैठा लिया कि फुटबॉल गोल सा होता है जिससे हम लोग खेलते हैं, वही होता है सर्कल। अब बच्चा के सामने फुटबॉल लाने की आवश्यकता नहीं है, अब बच्चा के सामने फुटबॉल लाने की आवश्यकता नहीं है, वही है अमूर्त। लेकिन जब बचपन में तीसरे स्टेज में जब हम उसको बताते थे कि फुटबॉल गोल होता है, तो हमें उसको फुटबॉल दिखाना भी होता था। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चा फुटबॉल नहीं देखा था, उसको नहीं पता था कि फुटबॉल क्या होता है, गोल होता है। तो यही होता है मूर्त और अमूर्त के बीच में डिफरेंस। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि मूर्त क्या होता है और अमूर्त क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मूर्त में हम चीजों को टच करके या छू के या देख के हम बता सकते हैं, लेकिन मूर्त में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अमूर्त और मूर्त को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये आगे भी जब हम पढ़ाएंगे तो ये 2 वर्ड आपके बार बार जेहन में आएगा, बार बार आपके मतलब लैंग्वेज में हम यूज करते रहेंगे। तो आपको पता लग जाना है कि जैसे हम मूर्त वर्ड यूज करें तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, और जैसे हम अमूर्त वर्ड यूज करें तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। अगर आपके ये 2 चीज आपके दिमाग में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप चीजों को ठीक ठाक समझ चुके हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 8 क्लास का बच्चा किस स्टेज में आ सकता है, ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 8 क्लास का जो बच्चा होगा वो किस स्टेज में होगा, तो आपको तुरंत बता देना है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, क्योंकि आपको पता है 8 क्लास का बच्चा 11 वर्ष से ऊपर होगा, 11 वर्ष से ऊपर होगा। देखिए आप ऐसे मत सोचिएगा रियल लाइफ में कि भाई 8 क्लास में जो बच्चा है ना वो 8 साल का होगा, ऐसे नहीं सोचना। कई बार एक्सेप्शनल केस होता है ना, कई बार सुनते हैं ना कि 14 साल में लोग ग्रेजुएशन कर लिए, भाई कर लिया होगा, लेकिन हमको यहाँ पे जनरल वे में लेके चल रहा है, जो जनरल चलता है, जो जनरल हम लोग सोचते हैं कि जो 8 क्लास का बच्चा है वो 11 साल से ऊपर होगा, और आपको ये मानना चाहिए। आप वहाँ पे एक्सेप्शनल केस अपने लेके चलेंगे ना तो आप अपने आप से कहीं ना कहीं नाइंसाफी करेंगे, क्योंकि आपका पेपर गलत हो जाएगा।
तो आपको वो लेके चलना है जो रियल में चल रहा हो, जो बेसिक होता है। एक्सेप्शनल केस हर चीज में होता है, आपको पता है। तो आपको यही 4 स्टेज है जिसको अच्छे से समझना है। आपको पहले स्टेज पे दोबारा हम बता दें कि सेंसेसरी में क्या होता है, कि आपको यहाँ पे सेंस ऑर्गन, मतलब चीजों का सेंस ऑर्गन के यूज करके आप उसको बता सकते हैं, दिमाग में वो चीज चलने लगता है। कॉन्क्रीट मूर्त में मैंने आपको पहले ही बताया कि चीजें को देख के, है ना, उसको समझ आना चाहिए, उसको दिखना चाहिए वो चीज। अगर हम दिख रहे हैं तो मान रहा है कि भाई टीचर पढ़ा रहा है, अगर नहीं दिख रहे केवल बोल रहे तो उसको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आवाज आ रहा है, तो वो चीजों को गलत वे में ले लेगा कि टीचर पढ़ा नहीं रहा, ये झूठ है, मतलब ये रिकॉर्डिंग होगा, कहीं से बोला गया होगा, कहीं पे रिकॉर्डिंग वॉइस से हमें बताया जा रहा है, वो इस बात को नहीं मानेगा। तीसरे स्टेज में था फॉर्मल। अच्छा ये ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज यहीं पे था प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में मैंने आपको पहले ही बताया कि वो चीजों में एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं कर पाएगा, जितना आप उसको सिखाएंगे बताएंगे उतना में ही वो चीजों को बस उसी के अनुसार वो चलेगा। आपने उसको अगर बताया है कि 2 जोड़ 2 तो लगभग वो इसी के बारे में सोचेगा, वो 2 गुना 3 नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने अभी प्लस सीखा, माइनस नहीं। लेकिन जब वो प्री ऑपरेशनल से एक स्टेज ऊपर चला जाएगा ना, तो वो 2 जोड़ 2 को 4 अगर लिखा है तो वो 2 गुना 3 करने की कोशिश करेगा कि 2 गुना 3 मतलब 2 को 3 बार जोड़ा गया है, तब वो ना कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगा। तो वो क्या होगा, इस स्टेज से ऊपर की बात है, मतलब वो प्री ऑपरेशनल में नहीं आएगा, वो किस में आ जाएगा फिर, ऑपरेशनल स्टेज में, जहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। आप उसको थोड़ा बताएंगे वो चीजों को और एक्सपेरिमेंट करेगा, है ना। अगर आप उसको प्लस सिखाएं तो वो प्लस से गुना करने की कोशिश करेगा, मतलब जहां पे वो एक्सपेरिमेंट करे, तो वो होता है मेरा ऑपरेशनल स्टेज। समझ गए, यही होता है ऑपरेशनल स्टेज, या कह सकते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर वहां पे वो क्या करेगा, चीजों को जोड़ के देखेगा, अपना सर्कल का यूज कर सकता है, कुछ बॉल का यूज कर सकता है, ट्रायंगल का यूज कर सकता है, या घर में जो भी सामान होगा उसका यूज करके वो सीखने का प्रयास करेगा। ये होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लास्ट स्टेज है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, अमूर्त, जिसमें कि वो जरूरी नहीं कि चीजों को देखे, वो दिमाग में अपनी चीजों को बैठा लेगा। जैसे आप किसी चीज का नाम लेंगे, जैसे सपोज कर लेते हैं कि आप बोलेंगे क्रिकेट का बल्ला, तो उसके दिमाग में क्रिकेट का बल्ला बैठ चुका होगा, जरूरी नहीं कि आप उसको क्रिकेट का बल्ला दिखाएं। तो ये है हमारा 4 स्टेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजों को समझने के लिए। अगर आप इस 4 स्टेज को समझ गए, इसके बातों को समझ गए, क्या क्या होता है इसमें, क्या होता है, कितने तरह के स्टेज होते हैं, हर स्टेज का एज ग्रुप क्या है, कौन सा मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत स्टेज नहीं आते, अगर आपको ये सब पता लग गया तो आप मान ले कि आपका 1 से 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। और आपको बता दें ये हर साल आता है, एवरी ईयर इससे क्वेश्चंस देखा गया, एवरी ईयर, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे कि कोई बच्चा मतलब मिठाई देख रहा होता है, ठीक है, और मिठाई देख के वो अनुमान लगा लेता है कि ये खाने की चीज है, तो वो किस स्टेज में आता है, तो आपको बता देना चाहिए कि वो देख के कर रहा है, मतलब मूर्ति स्टेज में, मतलब मूर्ति स्टेज में। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया जाता है कि पापा ने कहा है कि आज मिठाई लाएंगे और आप लोगों को खाना है, तो बच्चा मिठाई का एक चित्र बना लिया होगा अपने दिमाग में और अनुमान लगा गया होगा कि ठीक है अब मिठाई मिलेगा तो हम लोग खाएंगे, उसको दिखाया नहीं गया कि देखो मिठाई लाए, वो बस बोला गया है। तो वो क्या है, अमूर्त वाले स्टेज में, कि उसने मान लिया कि भाई मिठाई आया होगा और मिठाई ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपको क्या है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिन पियाजे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब जिससे ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसा भी पूछेगा आप बना लेंगे। तो चलिए इसी तरह हम आपके लिए नए नए क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को लेकर आते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।